हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी अकेडमी। मेरा नाम चारू अग्रवाल है और मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं 7वें और 8वें छंद की नागमती वियोग खंड के। ठीक है, इससे पहले की 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम नागमती वियोग खंड पढ़ने वाले हैं जो किसकी है, पद्मावत से ली गई है। किससे ली गई है? पद्मावत से। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और आपके सिलेबस में जो बुक लगी हुई है वो किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम छंद देखेंगे, 7वां छंद है। तो यहाँ पे देखिए लाग कुवार, यहाँ पे जो क्वार का महीना होता है उसकी बात हुई है। इससे पहले हम कौन कौन से महीने की बात कर चुके हैं, कौन कौन से महीने को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने कौन सा महीना पढ़ा था? हमने पढ़ा था आषाढ़ का महीना। ठीक है, हमने कौन सा पढ़ा था? आषाढ़ का महीना हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, आषाढ़ के बाद यहाँ पे कौन सा महीना पढ़ा था हमने? उसके बाद सावन का हमने महीना पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था भादो। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 महीने यहाँ पर पढ़ लिए थे, आषाढ़ सावन भादो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वार के मंथ की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, लाग कुआग नीग जग घटा, अभू आऊ कंत तन लटा, तो ही देखी पीऊ पलेहु कया, उतरा चितु बहुगी करुमया, चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पीऊ पुकारत पावा, उआ अगस्त हस्ती घन गाजा, तुगय पलानी चढ़े घन गाजा, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीट मोती सब भरे, सरवर संभारी हंस चली आए, सारस कुगलही खंजन देखा, भा पर गास कांस बने फूले, कंत न फिरे विदेशा भूला, विरह हस्ती तंसाले धाय कगे चितचूर, बेगी आई पीऊ बजाहू गाजहू होई सदूर। संदर्भ देखिए, संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के महाकाव्य पद्मावत से ली गई हैं और इसके संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। अब प्रसंग देखिए, नागमती की वियोग व्यथा का वर्णन बारहमासे के रूप में जायसी ने किया है। जैसे कि आपको पता है कि जायसी ने नागमती जो है उनके वियोग व्यथा का वर्णन कैसे किया है? बारहमासे में किया है। नागमती वियोग वर्णन की जो प्रसिद्धि है, यानी कि वो जो प्रसिद्ध है यहाँ पर, वो किस लिए है हिंदी साहित्य में? क्योंकि उसमें बारहमासे का वर्णन किया गया है। ठीक है, अश्विन के महीने में विहणी नागमती क्या अनुभव करती हैं? क्वार का जो महीना है वो कौन सा महीना होता है? अश्विन का महीना होता है। तो अश्विन के महीने में जो नागमती हैं वो क्या अनुभव कर रही हैं और प्रिय से क्या आकांक्षा रखती हैं, इसका मार्मिक चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या देखिए, नागमती अपने परदेश गए प्रियतम राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रिय, अब तो क्वार का महीना लग गया है। यानी क्वार का महीना कौन सा वाला है? अश्विन का। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, अश्विन का और क्वार का महीना एक ही है। ठीक है, वर्षा कम हो गई है और चारों ओर भरा जल भी घट गया है। हे प्रिय, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरी यह क्षीण काया पल्लवित हो उठेगी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे चित्त यानी कि ध्यान से उतर गई हूँ। मुझ पर दया करके घर वापस आ जाओ। यहाँ पे जो नागमती हैं वो अपने प्रिय से यानी कि राजा रत्नसेन से कहती हैं कि हे प्रिय, अब तो क्वार का महीना लग गया है, यानी अश्विन का महीना लग गया है, जिसमें क्या हुआ है? वर्षा कम हो गई है और चारों ओर भरा हुआ जो जल है वो भी घट गया है। तो हे प्रिय, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दर्शन होते ही मेरी जो ये काया है यानी क्षीण काया, यानी कि जो मेरा शरीर है जो कि अभी दुख में है, विरह में है, ये क्या है? एकदम पल्लवित हो उठेगा, खुश हो उठेगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे चित्त से मैं उतर गई हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे ध्यान से उतर गई हूँ। तुम मुझे अभी कुछ समय के लिए भूल गए हो। मुझ पर दया करके वापस आ जाओ, मुझ पर दया करो और घर वापस आ जाओ। चित्रा नक्षत्र का सूर्य
अब मीन राशि में आ गया है। देखिए यहाँ पे कौन से नक्षत्र की बात हुई है, चित्रा नक्षत्र की बात हुई है, यानी कि अश्विन का जो महीना होता है, क्वार का जो महीना होता है, उसमें कौन सा नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र होता है। जो पपीहा पीयू पीयू की गठ लगाए हुए था, उसे भी अपना मन भावन प्रियतम मिल गया है, अतः वह भी शांत हो गया है। अगस्त्य नक्षत्र उदित हुआ है और हरित नक्षत्र के बादल गर्जना करने लगे हैं। यहाँ पे और कौन सा नक्षत्र हुआ है, अगस्त्य नक्षत्र और हरित नक्षत्र। नक्षत्रों के नाम याद रखिएगा। गर्जना करने लगा है, यह वर्षा काल के समापन और शरद ऋतु के आगमन की सूचना है। यहाँ पे ऋतु भी बदली है, ठीक है। अभी कौन सी ऋतु चल रही थी, वर्षा ऋतु। अब यहाँ पे कौन सी ऋतु शुरू हुई है, शरद ऋतु, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शरद ऋतु का आरंभ हुआ है। इसलिए अब तक मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो रण क्षेत्र में जाने से कतरा रहे थे, वे अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के लिए चल पड़े हैं। भाव यह है कि अब तो रास्ते खुल गए हैं, अतः अब तो तुम्हारे आने में क्या बाधा है। तो यहाँ पे जो नागमती हैं वो कहती हैं कि जो चित्रा नक्षत्र का सूर्य है अब मीन राशि में आ गया है, यानी कि पपीहा जो पीयू पीयू की गठ यानी कि अपने प्रियतम को बुला रहा था, उसका जो मन है उसे भी अपना मन भावन यानी कि उसे भी मनचाहा प्रियतम अपना मिल गया है और अब वो भी शांत हो गया है। अगस्त्य नक्षत्र का उदय हो गया है, हरित नक्षत्र की जो बादल गर्जना करने लगे हैं, ठीक है। और वर्षा काल का जो समय है वो समाप्त हो गया है और ऋतु, कौन सी ऋतु आने वाली है, शरद ऋतु, उसका आगमन होने की सूचना हमें मिल रही है। और मार्ग में जितनी भी बाधाएं थी, ठीक है, वो सब क्या है, हट रही हैं। तो यहाँ पे कहती हैं कि इसलिए अब तक मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो रण क्षेत्र में जाने से कतरा गए थे, वे अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के लिए चल पड़े हैं। यानी कि जो भी राजा थे जो कि रण क्षेत्र में अभी नहीं जा रहे थे, वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करने के लिए चले गए हैं। तो वो कहती हैं कि अब सारे रास्ते खुल चुके हैं, तो अब तुम्हें वापस आने में कौन सी बाधा आ रही है, यानी कि क्या परेशानी है जिसकी वजह से तुम वापस नहीं आ पा रहे हो। आगे देखिए, स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से चातक की मनोकामना पूरी हो गई है। यहाँ पे देखिए आगे कौन से नक्षत्र की बात हुई है, स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से चातक की मनोकामना पूरी हो गई है तथा समुद्र की सीपियां भी अब मोतियों से भर गई हैं। जो हंस वर्षा काल में सरोवरों को छोड़कर चले गए थे, उनका पुनः आगमन हो गया है। सारस पक्षी क्रीड़ा करने लगे हैं और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। यह शरद ऋतु के आगमन की पहचान है। आकाश से बादल छट गए हैं और सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। वनों में कांच फूल उठे हैं। मेरा प्रियतम तो परदेश में थम गया है कि वापस ही नहीं लौटा। यहाँ पे देखिए क्या कहती है नागमती कि जो स्वाति नक्षत्र है वो, उसका जो जल होता है वो जब बरसने से क्या होता है, चातक पक्षी की मनोकामना पूरी हो जाती है, यानी चातक पक्षी की जो प्यास है वो बुझ जाती है। और आपको पता होगा कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब किसी सीप पे पड़ती है, तभी वो जो सीप है उसमें मोती होता है, ठीक है। हर सीप के अंदर मोती नहीं होता, लेकिन वो सीप जिसपे स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है उसी सीप के अंदर मोती बनता है। तो कहते हैं कि समुद्र की सीपियों में भी अब मोती भर गए हैं। तो जो हंस वर्षा काल में सरोवरों को छोड़कर चले गए थे, जो हंस सूखे के कारण, मतलब वर्षा काल में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से हंस सरोवरों को यानी तालाबों को छोड़कर चले गए थे, उनका पुनः आगमन हो गया है, यानी कि वो वापस से आ गए हैं क्योंकि पानी कम हो गया है। सारस पक्षी क्रीड़ा करने लगे हैं, यानी कि सारस पक्षी क्या है, खेल रहे हैं। और खंजन पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। खंजन पक्षी कौन से थे, चिड़िया, चिड़िया भी दिखाई देने लगी हैं। यह शरद ऋतु के आगमन की पहचान है, ठीक है। इससे क्या है, शरद ऋतु आने वाला है, इस चीज की हमें पहचान हो गई है। आकाश से बादल छट गए हैं, मतलब आकाश साफ दिखाई देने लगा है। सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। वनों में कांच फूल उठे हैं, यानी कि कांच का जो फूल होता है वो खिलने लगा है। मेरे प्रियतम तो परदेश में ऐसा थमा कि वापस ही नहीं लौटा, यानी वो कह रही हैं कि मेरा प्रियतम, लेकिन मेरा प्रियतम क्या है कि वो ऐसा थम गया है परदेश जाके कि वो वापस ही नहीं आ रहा है। हे प्रिय, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है, वह मेरे हृदय को अपनी चिंगार से चूर चूर कर रहा है। अतः आप शार्दुल यानी कि सिंह बनकर आए और अपनी गर्जना से उस विरह रूपी हाथी को भयभीत करके
उससे युद्ध करें और उसे पराजित कर दें। अब यहाँ पे जो नागमती है वो कहती हैं राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कि मेरा जो दुख है, मेरा जो विरह है वो हाथी के समान हो चुका है, ठीक है, और मेरे शरीर को क्या है वो कष्ट दे रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है। और मेरे हृदय को आप क्या करें कि ऐसे में सिंह की तरह आए और अपनी गर्जना से मेरा जो विरह रूपी हाथी है उसे डराकर या उससे युद्ध करके उसे पराजित कर दें, क्योंकि वो अपने चिंगार से मेरे हृदय को, यानी कि अपनी जो दुख है या अपना जो ये कह सकते हैं अपनी जो छाप है उससे क्या कर रहा है, मुझे बार बार मेरे हृदय को चूर चूर कर रहा है। भाव यह है कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार आपके आते ही मेरा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। आगे देखिए भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य में पहला है, शरद ऋतु के आगमन पर नागमती की विरह वेदना का निरूपण इस अवतरण में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, शरद ऋतु आने पर जो नागमती है उन्हें किस तरीके का विरह वेदना का अनुभव हो रहा था वो बताया गया है। नेक्स्ट है, अभी तक तो वर्षा ऋतु थी इसलिए मार्ग बंद थे, अवरुद्ध यानी कि बंद थे, किंतु अब तो मार्ग खुल गए हैं, अतः प्रिय को वापस आ जाना चाहिए। नागमती यही सोच रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जायसी को नक्षत्र एवं ऋतुओं का ज्ञान था, यह इस 12 मासे से ज्ञात होता है। यानी कि जब हम इस खंड को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जायसी थे उन्हें नक्षत्र और ऋतु दोनों का ही ज्ञान प्राप्त था। उसके बाद देखिए वस्तु वर्णन की दृष्टि से पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने एक उत्कृष्ट कोटि का काव्य माना है। तो अगर हम देखें तो जो आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने पद्मावत को क्या कहा है, एक उत्कृष्ट कोटि का काव्य कहा है। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य में भाषा वही रहेगी, रस वही है, छंद वही है, भाषा शैली वही है, अलंकार कौन सा है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला छंद है, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जब शीतल हो विरह जारी, 14 करा चांद पर गास, जानहु जगे सब धरती आकाशा, तन मन सेज करे अगिदाहु, सब कह चंद भयो मुहिराहु, चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा, अबहु निठुर आव यही बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झूमक गावे अंगमोरी, हो झगावे बिछुगी मोगी जोरी, जेहि घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सुमति दुख दूजा, सखी माने त्योहार सब, गाई देवारी खेली, होगा गावो कंत बिनु, रही छाग सिर मेली। संदर्भ देखिए, संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रसंग देखिए, विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का चित्रण जायसी ने इन पंक्तियों में किया है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो नागमती है उनकी विरह व्यथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कार्तिक का महीना आ गया है, कौन से महीने की बात हो रही है, कार्तिक के महीने की बात हो रही है। इस महीने में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, किंतु नागमती को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह अपने प्रिय के लिए व्याकुल है और उसकी इसी व्याकुलता का चित्रण जायसी ने इन पंक्तियों में किया है। अब कार्तिक मास में और दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, उसमें वो अपने पति को याद करती हैं, जिसके कारण वो दीपावली का त्योहार भी नहीं मनाती हैं और कार्तिक मास से अपनी तुलना करती हैं। अब व्याख्या देखिए, कार्तिक का महीना लग गया है, शरद ऋतु की चांदनी चारों ओर उजाला कर रही है, सारे संसार को तो यह शरद चंद्रिका शीतल कर रही है, पर मैं विरह में जली जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कार्तिक का जो महीना होता है इसमें कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। ऐसे में क्या होती है कि जो चांद होता है वो बहुत ज्यादा चमकता है और अपनी चांदनी चारों ओर फैलाता है। तो वो वही कहते हैं कि जो सारे संसार को ये जो चांद है वो चांदनी दे रहा है, अपनी शरद चंद्रिका शीतल कर रही है, शीतल कर रही है यानी कि ठंडक पहुंचा रही है, किंतु मैं विरह की अग्नि में जली जा रही हूँ। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश सब जले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि चंद्रमा कैसा है, 14 कलाओं से प्रकाशित होगा, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश क्या है, सब जल रहे हैं। जब प्यारे प्रियतम घर पर नहीं होता तो संसार में सर्वत्र अंधेरा ही नजर आता है। तो कहती हैं कि जब आपका प्यारा प्रियतम, यहाँ पे प्यार नहीं है, प्यारा, ठीक है, प्यारा आएगा यहाँ पे, जब प्यारा प्रियतम घर पर नहीं होता तो संसार में सभी ओर क्या नजर आता है, अंधेरा ही नजर आता है। हे निष्ठुर प्रियतम, अब तो इस दरवाजे पर लौट आओ, क्योंकि सर्वत्र दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। सर्वत्र यानी कि सभी जगह दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। त्योहार पर तो सब लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। मेरी सभी सखियां झूम झूम कर, अंग मोड़ कर, हाव भाव दिखाती हुई नृत्य कर रही हैं, आनंद मना रही हैं, परंतु मैं विरह में दग्ध हो रही हूँ। उन्हें देखकर ईर्ष्या से जल रही हूँ, क्योंकि मेरी जोड़ी ही बिछड़ गई है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सभी ओर दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, मेरी जो सखियां हैं वो नृत्य कर रही हैं, खुशियां मना रही हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, विरह की अग्नि में जल रही हूँ। मुझे उन्हें सबको देखकर ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मुझे उनसे जलन इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी जो जोड़ी है, यानी मेरे जो प्रियतम है, वो मुझसे बिछड़ गए हैं। जिनके घर पर प्रियतम है उनके सारे मनोरथ पूरे हो रहे हैं, यानी कि उनकी सारी मन की इच्छा पूरी हो रही है, परंतु मेरे लिए तो विरह का दुख यह है कि दूसरा दुख यह है कि मेरा प्रिय विवाह करके मेरे लिए सपत्नी यानी कि सौतला रहा है। यानी कि मेरे लिए एक तो विरह का दुख ही बहुत है, ठीक है, यानी कि उनसे अलग होना और यही मेरे लिए एक दुख की वजह है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक नहीं, 2 दुख हैं। कौन से 2 दुख हैं? पहला दुख ये है कि मेरा जो पति है वो मुझे छोड़कर चला गया है, मुझसे दूर हो गया है, और दूसरा दुख ये है कि मेरा जो पति मुझसे दूर हुआ है उसकी वजह है कि वो अपने लिए एक सपत्नी लेने गया है, यानी कि मेरे लिए एक सौतन लेने गया है। मेरी सभी सखियां उल्लास और मोद से भरकर दीपावली का त्योहार मना रही हैं, गीत गा रही हैं, खेल रही हैं, पर मैं भला कैसे गा सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं अपने सिर पर राख मल रही हूँ, अर्थात दुख मना रही हूँ। तो यहाँ पे जो नागमती है वो कहती हैं कि सब खुश हैं, सब दिवाली का त्योहार मना रहे हैं, खेल रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, मैं कैसे गा सकती हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बैठी दुख मना रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए, भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य है कि नागमती का विरह वर्णन पागामासे के रूप में जायसी ने किया है। दूसरा है वियोग वर्णन के अंतर्गत कवि ने भारतीय त्योहार दीपावली के अवसर पर घर घर में व्याप्त उल्लास के परिप्रेक्ष्य में नागमती की विरह वेदना का चित्रण किया है। यानी कि जो वियोग वर्णन है जायसी का, उसमें उसने क्या किया है, जो दीपावली का त्योहार है जिसमें क्या है, घर घर में खुशियां होती हैं, ऐसे में भी नागमती के जो विरह है उसकी तुलना उससे कर दी है। नेक्स्ट देखिए, इस विरह वर्णन में उद्वेग नामक काम दशा का साथ साथ संताप का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, कौन सी काम दशा का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, उद्वेग और संताप। नेक्स्ट देखिए, संयोग में चांदनी शीतल एवं खुशकर लगती है, किंतु वियोग में वही दुखदायक और दाहक बन जाती है। सूरदास की विरहणी गोपियां भी कहती हैं, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। यानी कि उस समय पर ये जो चांदनी है ये कैसी लगती थी, बहुत ही शीतल लगती थी, लेकिन इस समय ये मुझे ज्वाला के समान लग रही है, अग्नि के समान लग रही है। काव्य देखिए, काव्य सौंदर्य, भाषा वही गई, रस वही है, छंद वही है, भाषा शैली वही है, अलंकार कौन से हैं, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अभी जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी ने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।